नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरी अपनी जुबानी। आज की यह कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले एक व्यक्ति की है जिसका नाम अमित है। तो चलिए अब यह कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। तो चलिए बिना देर किए इस डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा खौफनाक हादसा सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह हादसा आज से लगभग 3 साल पहले का है। उस समय मैं जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई सुमित, उसकी पत्नी नीरा, मेरी पत्नी रिया और 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बता रहा हूं, तो इसका जवाब आपको आगे कहानी में मिल जाएगा। दरअसल मैं घर का बड़ा बेटा था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं एक अच्छा बेटा और भाई तो था, लेकिन कभी भी अच्छा पति नहीं बन पाया। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी रिया काफी समझदार और सहनशील थी। वह सबको अपना मानकर चलती थी और हर सुख दुख में मेरा साथ देती थी, लेकिन मैं उसकी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाया। छोटी छोटी बातों पर उस पर चिल्ला देता था। वह चाहे परिवार के लिए कितना भी करे, मुझे उसकी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती थी। हमेशा उसमें कमी ही नजर आती थी। मेरे छोटे भाई की पत्नी नीरा घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन वह मेरी माँ और बहनों को रिया के खिलाफ भड़काती रहती थी। नतीजा यह हुआ कि सबको रिया की ही गलती नजर आती। जब भी कोई उसकी शिकायत करता, मैं बिना सोचे समझे उस पर गुस्सा निकाल देता। कई बार तो मैंने उसके साथ मारपीट भी की। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे भाई सुमित के घर एक बेटा हुआ, लेकिन मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और हमारी कोई संतान नहीं थी। रिया अक्सर कहती थी कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम फिजिकल भी होते हैं, यहां तक कि एक घंटे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उसे ही दोष देता कि कमी तुझ में है, तू सही से फिजिकल ही नहीं होती है। मेरे घर वाले भी मेरी दूसरी शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन सच तो यह था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, यह भी सच है कि मैं अपनी पत्नी से कभी प्यार से पेश भी नहीं आया, लेकिन संतान पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी के साथ एक रात में कम से कम 2 से 3 बार संबंध बनाए हैं। एक दिन माँ और रिया में झगड़ा हो गया। गुस्से में मैंने रिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। पहले भी कई बार मैं ऐसा कर चुका था और वह रोते हुए घर के बाहर बैठ जाती थी, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सोचा वह पड़ोस में होगी और वापस आ जाएगी, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन शाम को जब घर लौटा तो रिया कहीं नहीं दिखी। माँ ने बताया कि वह रोते हुए चली गई। मैंने सोचा कि अपने मायके चली गई होगी। रात को 9 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब मैंने उठाया तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने घबराते हुए घर वालों से कहा, रिया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। जब हम अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। सुबह जब मैंने उसे घर से निकाला था, वह अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि वहां भी उसे कोई प्यार से नहीं देखता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह सड़क किनारे बैठी थी। रात को जब वह सड़क पार कर रही थी तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। उसकी लाश देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी पल मैंने समझा कि मेरी रिया मेरे लिए क्या मायने रखती थी और मैं क्या खो बैठा हूं। सच कहते हैं लोग कि इंसान की कीमत उसे पाने से पहले और उसके खोने के बाद ही समझ में आती है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि रिया मेरे लिए क्या मायने रखती थी। मैं मान ही नहीं पा रहा था कि वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं उसकी निर्जीव देह के पास बैठकर बार बार यही कह रहा था, रिया प्लीज उठ जाओ, तुम्हारी कसम है, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार आंखें खोलो। मैं लगातार रोए जा रहा था। घर वाले मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मुझे रिया के लिए इस तरह तड़पता देखकर घर वाले भी अचंभित थे, क्योंकि मैंने कभी उससे प्यार से बातें नहीं की थी और अब उसी के लिए बिलख रहा था। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए घर जाना ठीक नहीं समझा और हम सभी अस्पताल में ही रुक गए। मैंने पोस्टमार्टम करवाने से साफ मना कर दिया।
डॉक्टर भी मेरी सहमति के बिना कुछ नहीं कर सके। मेरे सारे घर वाले वहीं थे, मगर मैं अकेला रिया की लाश के पास बैठा उसका हाथ थामे रहा। लगभग 11 बजे सब लोग बाहर बेंच पर लेट गए, लेकिन मैं वहीं बैठा उसे निहारता रहा। हर पल उसके साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे। अचानक मैं बुदबुदाया, नहीं, मेरी रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर वह इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। उसकी मौत का असली गुनहगार मैं हूं। मैं चीख पड़ा। तभी मेरा भाई दौड़कर आया और मुझे संभालने लगा, लेकिन मैं उसे भी बाहर भेजकर अकेला बैठा रहा। रोते रोते मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज आई, इस तरह रोने से क्या होगा? जब जिंदा थी तब कदर नहीं थी, और अब मर गई है तो आंसू बहा रहे हो। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक अजीब सी औरत वहां खड़ी थी। उसके मैले कुचैले कपड़े, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, काले होंठ, सूखा चेहरा और गले में हड्डियों की माला थी। माथे पर बड़ा काला टीका, बिखरे लंबे बाल और शरीर से आती सड़ांध उसे और भी भयावह बना रही थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह मेरे पास आई और बोली, बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी से? अफसोस, काश यह प्यार तुमने तब जताया होता जब वह जिंदा थी। उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, उसे तुमने मारा है, क्योंकि उसकी बर्बादी की जड़ तुम ही हो। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं बुरी तरह रो पड़ा, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई थी। अब वह बोली, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैं चाहूं तो तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकती हूं। यह सुनते ही मैं हैरान रह गया। मेरे मुंह से निकला, सच? क्या सचमुच तुम मेरी रिया को जिंदा कर सकती हो? वह महिला रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैं कर सकती हूं, बस मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज में जैसे कोई जादू था। मैं उसकी बातों में आ गया। हड़बड़ाकर बोला, अगर तुम मेरी रिया को जिंदा कर दोगी तो जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। बस भगवान के लिए मेरी पत्नी को वापस कर दो। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान उभरी। वह बोली, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसके शव को लेकर मेरे साथ चलना होगा। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं भूल गया था कि जिंदगी देना भगवान के हाथ में है। मुझे तो बस अपनी रिया वापस चाहिए थी। मैंने उसकी लाश को अपनी बाहों में उठाया और उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। अस्पताल का पिछला गेट खुला हुआ था। वहां से हम बाहर निकले। बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा था। वह औरत आगे आगे बढ़ रही थी और मैं पीछे पीछे। कुछ देर चलते ही हम अस्पताल से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन उसने हाईवे का रास्ता न लेकर सीधे एक कच्चे पगडंडी की तरफ रुख किया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में हम एक डरावने जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ काली छाया, अजीब अजीब आवाजें और भयानक सन्नाटा था। पेड़ों के बीच सरसराहट गूंज रही थी। फिर भी वह औरत ऐसे चल रही थी जैसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो। मैं कांपते कदमों से उसके पीछे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिरते गिरते बचा। कि उस औरत ने जब मेरी तरफ मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे गिरने से बचा लिया हो। चारों तरफ गहरी काली रात छाई हुई थी। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी दूर मुझे 2 मशालें जलती हुई नजर आईं, लेकिन यह देखकर हैरानी हुई कि उन मशालों से लाल रंग की अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मैं समझ ही रहा था कि अचानक सामने एक खंडहर जैसी इमारत दिखाई दी। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर इशारा किया और अंदर चलने को कहा। मैं रिया की लाश को संभालते हुए उस खंडहर में चला गया। वहां भी लाल रंग की टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। सामने एक बेहद भयानक मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति की बनावट ही डरावनी थी। ऊपर इंसान का चेहरा, नीचे जानवर का शरीर। लंबी जीभ बाहर लटक रही थी। सिर पर 2 नुकीले सींग थे। उसका धड़ बकरे जैसा और चेहरा इंसानों से मिलता जुलता, लेकिन दांत बेहद लंबे और खौफनाक थे। लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट पीछे की तरफ था, जो अजीब था और लंबा भी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। खंडहर में जगह जगह मकड़ी के जाले लटके थे। चारों ओर बिखरी हड्डियां पड़ी थीं। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक उस औरत ने रिया के चारों तरफ काले रंग की राख से एक घेरा बनाया। फिर चौकोर घेरे में चारों कोनों पर हड्डियां रख दी। इसके बाद वह रिया की छाती पर जाकर बैठ गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर उसने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। फिर उसने एक मुर्गा लिया और उसका सिर काट दिया। खून की धार रिया के माथे पर टपकाने लगी।
साथ ही वह मन ही मन अजीब मंत्र बड़बड़ाती रही। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि रिया के सिर से अजीब सी गूंज जैसी आवाज आने लगी। मैं घबरा गया, पर औरत ने आंखें बंद किए इशारे से मुझे रोक दिया। उसने एक हड्डी उठाई, मंत्र पढ़े और उसे रिया के शरीर के ऊपर घुमाने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, रिया के शरीर में हलचल बढ़ने लगी। अब वह औरत उस मूर्ति के सामने खड़ी होकर हाथ फैलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी भाषा मुझे समझ नहीं आई। अचानक उसने मुर्गे का कटा सिर और हड्डी दोनों उठाकर मूर्ति के सामने घुमाना शुरू किया। तभी मूर्ति की आंखों में हरे रंग की रोशनी चमकने लगी। यह देखकर वह औरत खौफनाक मुस्कान के साथ और भी डरावनी लगने लगी। उसने आंखें बंद की, मंत्र पढ़े और फिर सिर झुका लिया। तभी खंडहर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों चमगादड़ ऊपर उड़ने लगे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट के बीच बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं कांपने लगा। वह औरत बोली, अपनी जगह पर बैठे रहो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। कभी रोने की आवाजें, कभी चिल्लाहट, तो कभी खौफनाक हंसी की गूंज, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस औरत ने राख उठाकर रिया के चेहरे पर फूंक दी। सारा चेहरा राख से ढक गया। तभी अचानक रिया ने अपनी आंखें खोल दी। मैं सन्न रह गया। वह औरत हड्डी से उसके चेहरे पर मंत्र पढ़ते हुए घुमाने लगी और जोर से फूंक मारी। अचानक रिया की आंखें हरे रंग से चमकी और फिर वापस सामान्य हो गईं। अब वह औरत नीचे उतरी, मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। उसने बकरे का मांस और मुर्गे का सिर मूर्ति के आगे रख दिया और मंत्र बड़बड़ाने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जाओ, तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दिया। यह कहते हुए उसने रिया की तरफ देखा और आदेश दिया, खड़ी हो जाओ। रिया एक रोबोट की तरह खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं। चेहरे पर भी अजीब से भाव थे, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी आंखों के सामने रिया को जिंदा देखकर मैंने उसे गले लगा लिया और रोते हुए माफी मांगने लगा, पर वह खामोश खड़ी रही। तभी वह औरत बोली, इसे अपने साथ ले जाओ। तो मैं उस औरत के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपने मुझे मेरी रिया वापस लौटा दी है। आप जो कुछ भी मुझसे मांगेंगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। वो औरत अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो तो वक्त आने पर मैं मांग लूंगी, अभी तो तुम जाओ। ये सुनकर मैंने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस एक रोबोट की तरह मेरे साथ चल रही थी। यह देखकर मैं सोच रहा था कि शायद जो कुछ हुआ है उसकी वजह से वह नाराज है। सारे रास्ते मैं उससे माफी मांगता रहा। चलते चलते सुबह हो गई थी। वो जंगल जो रात में भयानक लग रहा था, अब उसमें चारों तरफ अजीब सी शांति थी। उस कच्चे रास्ते से होकर मैं रिया को लेकर हाईवे पर पहुंचा। वहां जाकर एक टैक्सी रोकी और हम दोनों घर के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद जैसे ही हम घर पहुंचे तो टैक्सी रुकने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग बाहर आ गए। उन्हें मालूम था कि रिया की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, इसीलिए सब हमारे घर के सामने इकट्ठा थे। जैसे ही मैं और रिया टैक्सी से उतरे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे, जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हों। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी एक औरत बोली, अरे बेटा, रिया बहू तुम्हारे साथ है, लेकिन हमने तो सुना था कि वह तो। यह कहते कहते वह चुप हो गई। फिर दूसरी औरत बोली, अरे भगवान का शुक्र है, जरूर जिसने फोन किया होगा उसने गलत बताया, यह तो सही सलामत है। तीसरी औरत बोली, डराने के लिए बोला होगा, वैसे भी यह सब बातें कितनी तकलीफ देती हैं। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा और रिया का हाथ पकड़कर घर की तरफ बढ़ गया। घर के बाहर आकर मैंने देखा कि दरवाजा बंद था। मैं वहीं बाहर बैठकर घर वालों का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में मेरे पापा मम्मी भी आ गए। शायद पड़ोस से किसी ने कॉल करके उन्हें खबर दे दी थी। मुझे रिया के साथ जिंदा देखकर सब हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। मेरे पापा ने जल्दी से ताला खोला तो मेरी माँ कांपते हुए बोली, ये कौन है? मैं बोला, माँ, ये आपकी बहू है, रिया। यह सुनकर सब खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रिया गुस्से से सबकी तरफ घूर रही थी। सब लोग अंदर चले गए, लेकिन रिया दरवाजे पर ही खड़ी रही और अंदर की तरफ देखती रही। मैंने कहा, रिया, चलो ना अंदर। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, लाइट्स बार बार बंद और चालू होने लगी। ये देखकर सब डर गए। पड़ोसी भी खिड़की से देखने लगे, क्योंकि पूरे मोहल्ले में बिजली सही थी।
सिर्फ हमारे घर में ही लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं। मैं बोला, कुछ नहीं, शायद मौसम की वजह से है, मैं देखता हूं। इतना ही कहा था कि अचानक लाइट ठीक हो गई। अब रिया पूरे घर को इस तरह घूर कर देखने लगी जैसे पहली बार आई हो। वह जाकर एक जगह खड़ी हो गई जहां थोड़ी दूरी पर भगवान का मंदिर था। वह गुस्से में मंदिर की तरफ देख रही थी। घर वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिया उनकी आंखों के सामने खड़ी है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो, थक गई होगी, आराम कर लो। घर वाले मुझे आश्चर्य से देख रहे थे क्योंकि मैंने पहली बार रिया से इतने प्यार से बात की थी। हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वह अभी भी कमरे को गौर से देख रही थी। मैंने अलमारी से उसके कपड़े निकालते हुए कहा, चलो कपड़े बदल लो। उसने कपड़े लिए और जो कपड़े उसने पहने हुए थी उसने सारे कपड़े एक ही बार में उतार दिए। यह देखकर मुझे हैरानी हुई। इससे पहले मैं कुछ कहता कि वह जाकर बेड पर बैठ गई। मैंने सोचा शायद थकी होगी, इसलिए कुछ नहीं बोला। वह लेट गई और मैं भी उसके बगल में लेट गया। तभी उसने अचानक मेरी तरफ घूर कर देखा और मुझ पर टूट पड़ी। मैं समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। वह मेरे साथ पागलों जैसी हरकत करने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे हैरानी भी हो रही थी क्योंकि इन 10 सालों में रिया ने कभी ऐसा नहीं किया था। फिजिकल होने के लिए हमेशा मैं ही आगे बढ़ता था। उसने कभी खुद से पहले फिजिकल नहीं किया था, लेकिन आज उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। मैं जान गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर उसकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। जैसा वह चाहती थी वैसा ही हुआ। जब मैं उसके साथ संबंध बना रहा था तो उसके शरीर से अजीब बदबू आ रही थी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैंने सोचा अभी अभी उस गंदी जगह से आई है और नहाई भी नहीं है, इसलिए बदबू आ रही होगी। लेकिन जब मेरे और उसके बीच संबंध बन चुके थे तो मेरा शरीर एक ही बार में सुस्त हो गया था। लेकिन मैं और मेरी पत्नी संबंध बनाने के बाद हम दोनों सो गए। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मैं कुछ देर आराम करना चाहता था क्योंकि मैं इतना थक गया था। रात के फिजिकल होने से अचानक नींद में मेरा हाथ रिया की तरफ गया तो लगा जैसे किसी जंगली जानवर को छू लिया हो। हाथ में कांटे चुभे और मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया। आंखें खोली तो सब सामान्य था। रिया करवट बदलकर सो रही थी। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम था और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं उठकर तैयार होने लगा। रिया को मैंने नहीं जगाया। आज पहली बार मैं उसकी तरफ प्यार से देख रहा था और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहा था जिसने मेरी रिया को मुझे वापस लौटा दिया। साथ ही उस औरत के बारे में सोच रहा था कि भगवान ने जरूर उसे फरिश्ता बनाकर ही मेरे लिए भेजा होगा। फिर मैं नहा धोकर बाहर चला गया। मुझे देखकर मेरी माँ घबराते हुए जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। तभी मैंने कहा, रिया कमरे में आराम कर रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लाओ मुझे नाश्ता दो, मैं खुद कमरे में ले जाऊंगा। यह सुनकर घर वाले घूर कर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। नाश्ता लिया और सीधे कमरे में चला गया। रिया बेड पर बैठी हुई थी। उसकी गर्दन नीचे झुकी थी और सारे बाल आगे की तरफ लटक रहे थे। यह देखकर मैं बोला, रिया। तो अचानक उसने मेरी तरफ इस तरह देखा कि एक पल के लिए मैं घबरा गया। फिर उसके पास जाकर बोला, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, नाश्ता तैयार है, चलो नाश्ता कर लो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा और न ही उठी। फिर उसने प्लेट पर इस तरह झपट्टा मारा जैसे बहुत दिन की भूखी कोई जानवर हो और नाश्ता करने के बाद प्लेट को एक तरफ फेंक दिया। यह देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि रिया चाहे कितनी भी बीमार हो, अगर बुखार ज्यादा होता तो नहाती नहीं थी, लेकिन हाथ मुंह धोकर, ब्रश करके और भगवान के सामने हाथ जोड़कर ही नाश्ता करती थी। लेकिन आज वह इस तरह कर रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा उसके सिर में चोट लगी है, शायद इसी वजह से ऐसा कर रही है। यह सोचकर मैंने नाश्ते की प्लेट उठाई और उसका हाथ पकड़कर बोला, यह क्या किया तुमने? अपने हाथ और मुंह खराब कर लिए। ऐसे कौन नाश्ता करता है? चलो उठो। यह कहकर उसे बाथरूम ले गया और बच्चों की तरह खुद उसके हाथ मुंह धुलवाए। फिर वह वापस आकर बेड पर बैठ गई। मैं नीचे चला गया और नाश्ते की प्लेट रख दी। घर वाले मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ता किया और फिर कमरे में गया तो देखा बेड पर बैठी रिया फिर से अपने बाल आगे किए गर्दन झुकाए बैठी थी। मैं बोला, रिया। तो उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मैंने कहा, रिया तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, चेहरा भी काफी गंदा लग रहा है, जाओ जाकर बाथरूम में नहा लो।
लेकिन रिया कुछ नहीं बोली। मैंने तैयार होकर बैग उठाया, उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अपना ध्यान रखना, और ऑफिस के लिए निकल गया। वो कुछ नहीं बोली, बस अजीब तरीके से मेरी तरफ देखती रही। जब मैं घर से बाहर आया तो देखा पड़ोस के लोग मेरी तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और ऑफिस चला गया। ऑफिस का काम इतना ज्यादा था कि रिया को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन उसकी चिंता हर पल सता रही थी। काम करते करते भी मेरा मन उसी रात की घटनाओं में अटका हुआ था। मैं सोच रहा था, आखिर रिया को हुआ क्या है? वो इतनी बदल क्यों गई है? मैं उसके व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। शाम को घर लौटते वक्त मैंने रास्ते में एक दुकान से रिया के लिए रेड कलर की खूबसूरत साड़ी खरीदी, क्योंकि रिया को रेड कलर बहुत पसंद था। आज पहली बार मैंने उसके लिए कुछ खरीदा था। मैं सोच रहा था, इसे देखकर रिया खुश हो जाएगी और शायद उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। उसके बाद मैं उसे कभी नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। यही सोचते हुए घर पहुंचा तो देखा मेरा भतीजा आंगन में खेल रहा था और हमारी बालकनी में खड़ी रिया उसकी तरफ लगातार देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैंने घर के अंदर कदम रखा ही था कि मेरी माँ घबराते हुए मेरे पास आई और बोली, बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोला, क्या हुआ माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ बोली, बेटा, वो इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। उसने पूरे घर को अपवित्र कर दिया। ना जाने कहां से मांस मदिरा लेकर आई। घर में हर तरफ खून फैला हुआ था। माँ टूटी फूटी भाषा में रिया की बुराइयां करने लगी, तो मैं गुस्से में बोला, बस करो माँ, हद होती है। जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। आपको पता है कि रिया नॉनवेज नहीं खाती और इस घर में भी कोई नॉनवेज नहीं खाता। माँ बोली, बेटा, मैं सच कह रही हूँ। बड़ी मुश्किल से घर साफ किया है, वरना 1 मिनट भी घर में रहना मुश्किल था। इतनी भयंकर बदबू आ रही थी। अगर तुम घर पर होते तो अपनी आंखों से देखते कि उसने कैसी हरकतें की हैं। मैं गुस्से में बोला, कभी नहीं माँ, रिया ऐसा नहीं कर सकती। माँ बोली, नहीं बेटा, उसने सच में ऐसा किया है। मैं गुस्से में बोला, मैं एक शब्द और उसके खिलाफ नहीं सुन सकता। माँ बोली, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो नीरा से पूछ लो। नीरा बोली, हाँ भाई साहब। लेकिन मैंने तुरंत सुमित की तरफ देखकर कहा, सुमित, अपनी पत्नी को समझा लो कि रिया से दूर रहे। अगर इसने रिया को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में कोई रिया से कुछ नहीं बोलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माँ कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और अपने कमरे में चला गया। हर कोई हैरान था। कमरे में पहुंचा तो देखा रिया बालकनी में खड़ी मोहित को देख रही थी। मैंने पीछे से उसे गले लगाते हुए पूछा, क्या कर रही हो? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस कमरे में आ गई। मैंने सोचा, मैंने हमेशा उसे तकलीफ ही दी है, ऐसे में उसका हक है कि वह मुझसे नाराज रहे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं उसे मना लूंगा और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगूंगा। मैंने साड़ी निकालकर दिखाई और कहा, कैसी है? आज तक मैं रिया के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, पहली बार उसके लिए लाया था। तो वह बोली, मुझे काली साड़ी चाहिए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं बोला, काली साड़ी? लेकिन वह बोली, हाँ। तो मैं हड़बड़ा कर बोला, ठीक है, तुम अभी यह रख लो, अगली बार खुद तुम्हें मार्केट लेकर चलूंगा, तुम जो चाहे ले लेना। यह कहकर मैं कपड़े बदलने लगा। मुझे हैरानी हो रही थी क्योंकि रिया काला रंग ज्यादा पसंद नहीं करती थी। शुभ कामों में तो वह काला पहनती भी नहीं थी और लाल रंग उसे बहुत पसंद था। तो आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी? शायद मजाक कर रही होगी। ये सोचकर मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और चुप हो गया। फिर मैं और रिया दोनों नीचे आ गए। खाना तैयार था। नीरा और मेरी माँ गुस्से में रिया की तरफ घूर रही थीं, लेकिन मेरे गुस्से और डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। हमने दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर अपने कमरे में लौट आए। कमरे का दरवाजा बंद करके मैं बेड पर बैठ ही रहा था कि अचानक कल की तरह ही वो फिर से मुझ पर टूट पड़ी। उसकी आदत हो चुकी थी कि मेरी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं भी चाहता था कि उसकी हर इच्छा पूरी करूं, इसीलिए जैसा वो चाहती थी वैसा ही कर रहा था। उसने मेरे से बस इतना ही कहा कि तुम आज कल से ज्यादा देर तक, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके साथ संबंध बनाने पर मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी थी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
फिर भी मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और ज्यादा समय तक संभोग करने से मैं जल्दी सो गया। आधी रात को अचानक मुझे कानों में हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। पहले तो नींद में होने के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें और बढ़ने लगीं तो मेरी आंखें खुलीं। मैंने देखा कि रिया बेड पर बाल आगे झुकाए बैठी थी और किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या कह रही थी यह समझ नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं डरते हुए बोला, रिया, और उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि उसने गुस्से से मेरी तरफ घूरा। उसकी आंखें मुझे बेहद डरावनी लगी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हुआ? क्यों ऐसे देख रही हो? सो जाओ। यह सुनते ही वो बिना कुछ बोले लेट गई। मैं भी वापस सो गया। कुछ देर बाद प्यास लगी तो मैंने पानी पीने के लिए आंखें खोली, लेकिन तभी मेरी नजर इधर उधर गई और देखा कि रिया बिस्तर पर कहीं नहीं थी। मैं घबरा कर उठ बैठा और उसे ढूंढने बाहर निकला। तभी मेरे होश उड़ गए। वो घर की ऊपरी छत के छज्जे पर पैर लटकाकर बैठी थी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और घबराते हुए बोला, क्या कर रही हो यहां? अगर गिर जाती तो? वो सिर्फ गुस्से से मेरी तरफ घूरती रही और बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चली आई। मैं भी पीछे पीछे आया। उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और ऐसे लेट गई जैसे सो गई हो। अब मुझे यकीन होने लगा था कि उसके सिर में चोट की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ठान लिया कि कल सुबह उसे अस्पताल लेकर जाऊंगा। अगले दिन मैं उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन तभी मुझे एक जरूरी कॉल आया और मैं बाहर चला गया। कुछ देर बाद अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं दौड़ कर गया तो देखा डॉक्टर डर के मारे कोने में खड़ा था और रिया उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने हैरानी से कहा, क्या बात है डॉक्टर साहब? डॉक्टर घबरा कर बोला, इसे आप घर ले जाइए घर। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। आपकी पत्नी इंसान नहीं है। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने कहा, बस कीजिए डॉक्टर, लगता है आपका ही दिमाग खराब हो गया है। और मैं रिया को लेकर घर लौट आया। घर छोड़कर मैं ऑफिस चला गया क्योंकि जरूरी काम था। ऑफिस में देखा तो घर से बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। शाम को जब लौटा तो मां घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, बेटा, वो डायन है। डायन? मैंने हैरानी से कहा, कौन? मां ने कांपते हाथ से इशारा किया। रिया एक कोने में खड़ी थी और सबको घूर रही थी। मां चीख कर बोली, वो डायन है, हमें सबको मार डालेगी। इसे इस घर से निकाल दो, कहीं दूर छोड़ दो। मेरे गुस्से की सीमा टूट गई। मैं चिल्लाया, बस करो मां, हद होती है झूठ बोलने की। आखिर क्यों आप रिया से दुश्मनी रखती हैं? पिछली बार जब मैंने इसे धक्के देकर निकाला था तो सुमित ने बताया था कि गलती आपकी थी, इसकी नहीं, और मैं पागल था जो अब तक आपकी बातों में आकर इसे सताता रहा। अब नहीं, न मैं इसे तकलीफ दूंगा न किसी और को देने दूंगा। मैंने गुस्से में उन्हें बहुत सुनाया और रिया का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। लेकिन सच ये था कि जब से रिया घर आई थी, कुछ न कुछ अजीब होने लगा था। तुलसी का पेड़ सूख गया था। कमरे में अक्सर बदबू आती रहती थी। पड़ोसी भी हमसे नजरें चुराने लगे थे। घर के लोग उससे पूरी तरह दूरी बनाने लगे थे, पर मैं उसका ध्यान रख रहा था। फिर भी उसका व्यवहार अजीबोगरीब था। कभी अलमारी के ऊपर बैठी मिलती, कभी छत के छज्जे पर, कभी आंगन की बेंच पर। उसके बाल हमेशा आगे की तरफ झुके रहते और वह कुछ बड़बड़ाती रहती। उसे नहाने से नफरत थी। मैले कपड़े पहनकर रहती। घर में लगातार अजीब बदबू बनी रहती। मैं परेशान रहने लगा था। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर बार वही हाल। डॉक्टर डर कर उसे देखने से मना कर देते। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। मैं सोच रहा था शायद ये सब दिमागी बीमारी है, लेकिन जो कुछ आगे होने वाला था उसकी कल्पना तक मैंने नहीं की थी। उस दिन अमावस्या थी। सुबह से ही बेचैनी बनी हुई थी। लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। शाम होते होते मौसम खराब हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। आंधी, तूफान और बरसात शुरू हो गई। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा तो देखा मां दरवाजे पर कांपती खड़ी थी और उसके पीछे नीरा थी। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस समय जैसे मेरी मां मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर मैंने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब अपने कमरे में आया तो सामने रिया को देखकर चौंक गया। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। आंखों में गहरा काजल था और माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। यह दृश्य देखकर मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वह अचानक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी। उस मुस्कान ने मुझे चुप करा दिया। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आया तो वह भी मेरे पीछे पीछे आ गई।
नीरा और मेरी माँ घबराई हुई थीं और अब रिया के पास जाने से कतराने लगी थीं। दूर दूर खड़ी थीं। ये देखकर मुझे लगा कि दोनों को रिया पसंद नहीं है, इसलिए उससे दूरी बना रही हैं। तभी माँ ने हड़बड़ाते हुए कहा, बेटा, और मेरी तरफ देखा तो रिया ने घूर कर उनकी ओर देखा और माँ तुरंत चुप हो गई। मैंने रिया को खाना परोसा, खुद भी खाना लिया और खाने बैठ गया। खाने के बाद जैसे ही कमरे में गया तो अचानक लाइट बार बार बंद और चालू होने लगी। उसी समय बाहर का मौसम भी बिगड़ गया था। उस रात घर में मैं, मेरी माँ, सुमित की पत्नी नीरा और रिया ही थे। मोहित तो अपने कमरे में जल्दी खाना खाकर सो चुका था। पापा और सुमित रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे। फिर जब मैं रिया को लेकर कमरे में आया तो वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैंने पूछा, क्या बात है, आज पास नहीं आना चाहती? पर वह चुप रही और करवट बदल ली। मैं भी चुपचाप लेट गया और पता नहीं कब नींद के आगोश में चला गया। रात को जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे ऊपर बैठी हुई है और उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं है और मेरा प्राइवेट पार्ट को, यानी कि वह अपने से ही, यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मन में आया, पता नहीं यह सब कैसे। उसकी मानसिक हालत वैसे भी ठीक नहीं थी। फिर मेरा दरवाजा किसी ने खटकाया था। मुझे यह सोचकर घबराहट तो हुई, मगर अगले ही पल सोचा कि शायद घर का ही कोई होगा। रिया तो शायद बाथरूम में होगी। मैं बाहर आया तो देखा माँ और नीरा घबराई खड़ी थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? माँ रोते हुए बोली, बेटा, वो चुड़ैल गोलू को ले गई। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, क्या बोल रही हो माँ? माँ चीखते हुए बोली, हाँ बेटा, वो इंसान नहीं है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था, लेकिन तूने यकीन नहीं किया। आज वो मेरे गोलू को उठा ले गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ रो रही थी। मैंने कहा, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? रिया तो बाथरूम में होगी। माँ कांपती आवाज में बोली, वो बाथरूम में नहीं है, मोहित को ले गई है। मैंने माँ को चुप कराया और बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां रिया नहीं थी। अब मेरी हालत भी खराब हो गई। अगर वो यहां नहीं है तो फिर कहां है? बाहर जाकर छत, आंगन, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। तो फिर वह बाहर कैसे गई? रात के सिर्फ 10 बजे हुए थे। माँ रोते हुए चिल्लाईं, आज अमावस्या है, वो चुड़ैल मोहित को ले गई। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? अब मुझे भी सब कुछ अजीब लगने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। गोलू की चिंता सताए जा रही थी। माँ रो रो कर मोहित, मोहित चिल्ला रही थी। हमारी आवाज सुनकर पड़ोसी भी घर के सामने इकट्ठा हो गए। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि जब से रिया अस्पताल से घर लौटी थी तभी से मोहल्ले में एक अनजाना डर फैल गया था। लोग कहते थे घर में कुछ गड़बड़ है। आज सब यही सोच रहे थे कि पता नहीं कौन सी अनहोनी घट गई। डर की वजह से पड़ोसी धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तेज आवाज में कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, क्या हुआ है? माँ रोते हुए बोली, जो कुछ अभी तक हुआ सब बता दिया। उनकी बात सुनकर मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने बताया, एक दिन जब मैं रसोई में गई तो देखा रिया खिड़की से बाहर नींबू तोड़ रही थी, जबकि नींबू का पेड़ खिड़की से बहुत दूर था। लेकिन उसका हाथ लंबा होता चला गया और उसने नींबू तोड़ लिया। यह देखकर मैं सन्न रह गई। मैंने तुझसे कहने की कोशिश की थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर माँ बोली, एक दिन जब मैं तेरे कमरे के सामने से गुजर रही थी तो अंदर देखा रिया के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में लहरा रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से घूम रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह हरी थीं। तब मुझे यकीन हो गया कि यह इंसान नहीं है, इसके शरीर में कोई और है। माँ की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अब मुझे वो सब याद आने लगा जब उस औरत ने रिया को जिंदा किया था। इसका मतलब वो साधारण औरत नहीं थी, बल्कि डायन थी, और वो हरी आंखों वाली औरत उसी अजीब मूर्ति से जुड़ी हुई थी। ये सोचते ही मेरी रूह कांप गई। रिया के शरीर में कोई शैतानी आत्मा है, और अब मैं रिया की हरकतों के बारे में सोच रहा था। जब से वह वापस आई थी तभी से उसका व्यवहार अजीबोगरीब हो गया था। मैं इसे उसकी मानसिक हालत खराब होने का नतीजा समझ रहा था, पर कभी ख्याल ही नहीं आया कि वह किसी काली शक्ति द्वारा जिंदा की गई है और उसके अंदर शैतानी आत्मा का वास है। वैसे भी मैंने बचपन से यही सुना था कि काली शक्तियां बिना स्वार्थ के किसी का भला नहीं करती, वे हमेशा दूसरों को नुकसान ही पहुंचाती हैं। इसका मतलब साफ था कि रिया को जिंदा करने के पीछे
उस डायन का अपना कोई स्वार्थ था। मैं इन्हीं बातों में खोया था कि पड़ोस का एक आदमी बोला, वैसे बेटा, हमने तो सुना था कि तुम्हारी पत्नी एक्सीडेंट में मर गई थी, तो फिर वो जिंदा कैसे लौट आई? इतना सुनते ही मेरी मां घबराई आवाज में बोली, हाँ बेटा, सुबह जब हमारी आंखें खुलीं तो हमने देखा कि अस्पताल में तुम दोनों थे ही नहीं। तो फिर उसकी लाश लेकर तुम कहाँ गए थे और वो वापस कैसे जीवित हो गई? हमने तो अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी, वो सचमुच मर चुकी थी। ये बातें सुनकर मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं। तभी मां रोते हुए बोली, बेटा जल्दी बता दो, वरना पता नहीं वो चुड़ैल मेरे गोलू के साथ क्या कर बैठेगी। यह सुनकर मैंने हड़बड़ाते हुए सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। मेरी बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, तुम्हारे घर में जो रिया के रूप में रह रही थी वह कोई और नहीं बल्कि तामसी डायन है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान होकर उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, तामसी डायन? तो बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, तामसी डायन। और वैसे भी आज अमावस्या की रात है, चारों तरफ खतरा है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। तभी एक और आदमी बोला, हे भगवान, पता नहीं वो डायन बच्चे को कहां ले गई होगी। आज अमावस्या है और इस दिन डायनें छोटे बच्चों की बलि शैतान के सामने देती हैं। यह सुनते ही मां फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मां को संभालते हुए कहा, मेरे रहते गोलू को कुछ नहीं होगा, चाहे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। मुझे पता है वो डायन उसे कहां लेकर गई है। अभी मैं गोलू को छुड़ा कर लाता हूं। इतना सुनकर एक आदमी ने चेताया, बेटा अकेले मत जाना, डायन बहुत खतरनाक होती हैं, धोखे से तेरी जान ले सकती है। तभी वही बुजुर्ग बोला, हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। उस डायन का सामना करना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज उसने तुम्हारे बच्चे को उठाया है, कल हमारे बच्चों पर खतरा आएगा, इसलिए हमें मिलकर उसका सामना करना ही होगा, वरना वह सबको मार डालेगी। अब सबने ठान लिया कि डायन को यूं छोड़ना नहीं है। औरतें बहुत डरी हुई थीं, लेकिन पुरुषों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अपनों की सुरक्षा के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। फिर हम सब ने जलते हुए मशाल, लालटेन और टॉर्च हाथ में लिए और निकल पड़े। आग इसलिए साथ ले जाना जरूरी था क्योंकि डायन, भूत प्रेत और चुड़ैलें आग से डरती हैं। हम जल्द से जल्द उस खंडहर तक पहुंचना चाहते थे। हाईवे से जाने का वक्त नहीं था, इसलिए सीधे खाली प्लॉटों से होते हुए शॉर्टकट से बढ़े और जहां मैं पिछली बार रिया की लाश लेकर आया था, वहीं उस खंडहर पर पहुंच गए। वहां देखा तो जैसे उस दिन दिखी थी, वैसे ही आज भी खंडहर के अंदर से अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे। जैसे ही हम पहुंचे, चमगादड़ों ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन हमने मशाल उनकी तरफ घुमाई तो वे अजीब सी आवाजें निकालते हुए उड़ गए। अब हम अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा देख सबके होश उड़ गए। सामने शैतान की मूर्ति थी और उसके ठीक सामने गोलू बेहोश पड़ा था। रिया उसके सीने पर बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे, गर्दन झुकी थी और वह अजीबोगरीब मंत्र बड़बड़ा रही थी। उसके चारों ओर राख का घेरा, खून के छींटे, सब वैसा ही था। हमारी आहट सुनकर रिया ने अचानक बिना शरीर घुमाए ही अपना चेहरा हमारी तरफ घुमा लिया। यह देखकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घूरकर हमें देखा। उसका चेहरा खौफनाक लग रहा था। आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, दांत लंबे और भयानक थे, नाखून भी बहुत बढ़े हुए थे। उसने हमें देखते ही गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके दांत और नाखून और भी लंबे हो गए। यह देखकर सब डर गए, मगर वह बुजुर्ग आगे आया और बोला, मैं तुझे पहचान गया हूं तामसी, इस बच्चे को छोड़ दे। रिया वहीं बैठे बैठे बिना हिले पूरे शरीर को हमारी तरफ मोड़ गई। अब वह हवा में झूलने लगी और जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगी। खंडहर उसकी हंसी से गूंज उठा। बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाया, कहा ना, इस बच्चे को छोड़ दो। बरसों पहले जो पाप किए थे उनकी सजा आज भी तुम्हें मिल रही है। तुझे मुक्ति नहीं मिली और आगे जो पाप करेगी उसकी सजा भगवान तुझे जरूर देगा। छोड़ दे इस मासूम को। यह सुनकर रिया की हंसी और तेज हो गई और उसके मुंह से खून टपकने लगा। हम सब घबरा गए, लेकिन वह बुजुर्ग नहीं डरा। उसने फिर चीखते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया, छोड़ दे बच्चे को। रिया भयानक स्वर में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं।
उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। अचानक उसने बड़ा सा चाकू उठाया और गोलू पर वार करने ही वाली थी कि मेरी चीख निकल गई। तभी बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। ये सुनते ही डायन दर्द से चीखने लगी और तड़पने लगी। हम सब ने भी उनका साथ दिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। डायन चीख चीख कर तड़प रही थी, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए खड़ी हो गई। वह हमारी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि गांव वालों ने आग उसकी तरफ कर दी। यह देखकर वह डर कर पीछे हट गई। तभी पीछे से मुझे गोलू की चीख सुनाई दी। मैं पलटा तो देखा, गोलू खड़ा हुआ था। अब जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा तो अचानक वही बुजुर्ग आदमी जोर से बोला, रुक जाओ, वो तुम्हें धोखा देने के लिए इस डायन का छलावा है और कुछ नहीं। अगर उस ओर गए तो ये डायन तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगी। यह सुनकर मैं ठिठक गया। अब वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उस डायन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह देखकर डायन दर्द से चिल्लाने लगी और पीछे हटती चली गई। तभी अचानक उसने पास खड़े एक आदमी से मशाल छीनी और एक झटके में रिया के बालों में आग लगा दी। रिया चीखने लगी, दर्द से तड़पने लगी और छटपटाने लगी। यह देखकर मैं उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तभी बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तेरी पत्नी नहीं है। शरीर जरूर तुम्हारी पत्नी का है, पर आत्मा इस डायन की है। आज इस डायन को खत्म करने से तुम्हारी पत्नी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना वो हमेशा पीड़ा में तड़पती भटकती रहेगी। इतना सुनते ही वह डायन खुद को बचाने के लिए रिया की आवाज में चिल्लाने लगी। ये देख मैं टूटने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी की आवाज थी, लेकिन वह लगातार चीखती रही और कुछ ही देर में झुलसकर चीखते चीखते खत्म हो गई। तभी अचानक रिया के शरीर से काला धुआं निकलकर हवा में गायब हो गया। अब उसका आधा जला हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था। यह देखकर मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच गोलू को भी होश आ गया। उसने वहां का मंजर देखा और डर से कांपने लगा। एक आदमी ने उसे पकड़कर संभाला। फिर गांव के लोग और मैं गोलू के साथ मिलकर रिया की अधजली लाश लेकर घर लौटे। जैसे ही हम पहुंचे, गांव की औरतों ने हमें घेर लिया। सब ने हमें सुरक्षित देख राहत की सांस ली, लेकिन रिया की जली हुई लाश को देखते ही सबके चेहरे बदल गए। मेरी माँ और पड़ोस के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब आखिर है क्या। तभी वो बुजुर्ग मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा, इतना दुख मत कर। आज तक जो तेरे साथ थी वो तेरी पत्नी नहीं, बल्कि तामसी की आत्मा थी। इसके बाद उसने बीते समय की कहानी सुनाई। उसने कहा, आज से कई साल पहले जब मेरी उम्र कोई 21 साल थी, तब यहां मध्य प्रदेश रीवा में तामसी नाम की औरत डायन बन गई थी। उसने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया था। कभी किसी का बच्चा उठा ले जाती, कभी किसी का जानवर। वो इसी खंडहर में रहती थी। उसकी काली शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं पाता था, इसलिए सब उससे खौफ खाते थे। लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर योजना बनाई और रात के समय उस खंडहर में आग लगा दी। डायन को बाहर निकलने नहीं दिया गया। तामसी वहीं तड़प तड़प कर मर गई, मगर मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। शरीर तो जल गया, पर आत्मा भटकती रही। बुजुर्ग आगे बोला, कई बार उसने किसी और औरत के शरीर में कब्जा जमाया, लेकिन तांत्रिकों की मदद से उन औरतों की जान बचा ली गई। इस बीच वो शैतान की मूर्ति की पूजा करती रही और भी शक्तिशाली बन गई। लेकिन खुद को पूर्ण रूप से जीवित करने और अपनी आत्मा को स्थायी ठिकाना देने के लिए उसे एक नया शरीर चाहिए था, और इसी कारण उसने तेरी पत्नी के शरीर को चुना। उसने छल करके तुझे यकीन दिलाया कि तेरी पत्नी वापस जिंदा हो गई है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो रिया नहीं, वही तामसी डायन थी। हमने तेरी पत्नी के शरीर को जलाया ताकि डायन का कब्जा खत्म हो सके। अगर ऐसा नहीं करते तो वो डायन कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि पूरे परिवार को मार देती और फिर इस पूरे इलाके में मौत का खेल शुरू हो जाता। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे लिए तो यह समझना ही मुश्किल था कि किस्मत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। उस पल मैं सिर्फ रिया को याद करके रोता रहा, सोचता रहा कि चाहे आत्मा डायन की थी, लेकिन शरीर तो रिया का था। जब वो सामने होती तो मुझे लगता जैसे मेरी रिया जिंदा है। अब उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। गांव वालों ने मुझे समझाने की कोशिश की, ढांढस बंधाया। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह होते ही हमने पूरे विधि विधान से रिया का अंतिम संस्कार किया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और यह डर खत्म हो कि कहीं डायन उसकी आत्मा को कैद न कर ले। उस दिन के बाद मुझे रिया फिर कभी नजर नहीं आई।
यहां तक कि सपनों में भी नहीं। शायद वो मुझसे इतनी नाराज थी कि एक बार भी मुझे दिखाई नहीं दी। घर वाले मुझ पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगे, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। अब मैं उनसे भी कम ही बातें करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी रिया को मेरे साथ साथ बहुत तकलीफ दी। आज मैं उसकी यादों के सहारे ही जी रहा हूं, लेकिन खुद को अब तक माफ नहीं कर पाया। हमेशा सोचता हूं, रिया की मौत का असली जिम्मेदार मैं हूं। काश मैंने समय रहते उसकी कद्र की होती, तो आज वो मेरे साथ होती। लेकिन जब उसकी अहमियत समझ आई, तब तक देर हो चुकी थी। उसे फिर से पाने की चाह में मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां मेरी मौत के साथ साथ कितनों की मौत लिखी हुई थी। पर भगवान ने किसी तरह हम सबकी जान बचा ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये जरूर कमेंट में बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है।